2024 चुनाव के पहले भी बहुत सारे मंथन हुए। कई सारे पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, कई संगठनों ने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया, दोनों तरफ से किया, उनके भी तरफ से और इस साइड के भी तरफ से। अब चुनाव हो गया है, कई सारे कोशिशों के बावजूद हमें पसंद आए ना आए, मोदी जी सत्ता में बैठे और यह सच्चाई है। अब हमने कितने लोगों ने कितने वोट डाले, ये तो अपने अपनी आत्मसंतुष्टि का मुद्दा बन सकता है कि हमने अपने मोहल्ले के 100 के 100 वोट डाले। ये बात सच है कि तुमने अपने मोहल्ले के 100 के 100 वोट डाले, इसके बगैर भी मोदी सत्ता में है, ये सच को तुम कैसे भूल सकते हो? ये सच को कैसे भूल सकते हो? नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? 2019 में ये कोशिश छोटे पैमाने पे, डिसलॉज द गवर्नमेंट। 2024 में बड़े पैमाने पे हुई। ठीक है, एस्टैब्लिश मीडिया नहीं आया, सोशल मीडिया तो 100% आया, पूरी जम के कोशिश हुई। इसके बजाय ऐसा क्यों हुआ? पोरे जी, ये बड़ा सवाल है। इसके बजाय ये हालात क्यों है? अब ये एक नजरिया है, चुनाव आयोग, ये एक नजरिया है। कोई कहेगा ईवीएम, ये एक दूसरा नजरिया है। कोई और कहेगा कि कारपोरेट हमारे पीछे खड़े नहीं थे, ये एक नजरिया है। कोई ये भी कह सकता है कि चुनाव के समय ही हमारे अकाउंट को फ्रीज किया गया था। जवाब कई सारे मिल सकते हैं, लेकिन क्या जिस नाव में हम सचमुच बैठे थे वो नाव लड़ने लायक थी? जिस नाव पे हम लोग सवार हुए थे, उस नाव का स्टेटस बिफोर 2024 क्या था? क्या वो 272 तक पहुंच सकती थी? सवाल यह था। इसके बारे में कभी भी गंभीर चिंतन मनन नहीं होता है। अब फिर उसका जवाब आता है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास पर्याय क्या है। और पर्याय के तौर पर हम तो नहीं चल सकते, लेकिन कोई चल रहा है तो उसका साथ में क्यों दे? और दिस इज बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल का होता है। यह बिल्कुल व्यवहार के तौर पर 100% सही कि हम तो नहीं चल सकते, जो चल रहा है उसको साथ दे दे। और इसलिए मिर्जा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि 2024 के तक जो कोई बेलगाम था उसको एक लगाम मिली। 2024 तक पार्लियामेंट के अंदर वो किसी को सुनता नहीं था, आज उसको सुनना पड़ रहा है। ये तो मिल गया, लेकिन इसके अलावा और कुछ हम पा सकते हैं क्या? क्या पा सकते थे? और अगर नहीं हुआ तो क्या भविष्य में नहीं होना चाहिए? इन बातों के ऊपर गंभीर मंथन होना चाहिए। और अगर मंथन नहीं हुआ तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। और मंथन 4 विद्वानों के बीच ही होना, इसका आप कहेंगे कि हम मैसेज दे देंगे, वो असंभव है। जिस तरह की जिन वर्गों की लेकर हम आज यहां चर्चा कर रहे हैं, उस वर्ग के पास उतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। इन बातों
बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो 2024 में हमने बहुत कुछ पाया। ये जो हमारे भाई मिर्जा साहब का जो अनुमान है, मैं उससे सहमत हूं। कुछ तो पाया है। लोकतंत्र की तस्वीर बदलने लगी है, यहां तक हम कह सकते हैं। सवाल है कि उस लोकतंत्र में मैं कहां खड़ा हूं। सवाल यह है कि इस लोकतंत्र में हम कहां खड़े हैं। और वही सवाल है आज के प्रोग्राम का मूल उद्देश्य कि हमें क्या मिला। ये तो ठीक है कि जो एक बेलगाम हुकुमशाह बादशाह था उसको लगाम हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, वो मिल गया। लेकिन फिर वही मुद्दा जो दो उदाहरण के तौर पर मिर्जा साहब ने एक टच किया, वो विशालगढ़ का मामला। विशालगढ़ के मामले में कौन है, उसके पीछे कौन है, उसको मैन पावर सप्लाई करने वाले सांगली जिले के लोग कौन है। और उनका अगर आप पता ढूंढने की कोशिश करोगे तो जिनको हम वोट देकर भी बिठाते उसमें आधे भी वही है, आधे वही है। मुंबई में 1200 दलित लोगों की लगभग 20-25 साल की झोपड़ियां तोड़ी। 1200 बरसात में झोपड़ियां नहीं तोड़नी होती है, ये गवर्नमेंट का आदेश होता है, फिर भी तोड़ी। मुझे एक कार्यकर्ता ने फोन किया, सर उधर ऐसा हो गया। तो मैंने, आपने क्या किया? तो उसने कहा कि हमने अपने एक दलित नेता को फोन किया कि भाई हमारे यहाँ बुलडोजिंग हो रहा है, आप आ जाओ। तो मैंने कहा कि आ गया वो? तो बोले नहीं, क्यों नहीं आया? तो उसने गुस्से से कहा कि तूने तो हमको थोड़े वोट दिए हैं, जब वोट थे, वोट मांगने के लिए तुम्हारे पास आए तो तुमने दूसरों को वोट दिए, अब जिसको वोट दिए उसके पीछे जाना। अब जवाब सटीक था। तो उसने कहा कि फिर मैंने जिनको हमने वोट दिए उनको फोन लगाया कि भाई हमारे बस्ती में 1200 घर तोड़े जा रहे, आप आ जाओ। उन्होंने तो कह तो दिया कि मैं आता हूं, लेकिन एक भी नहीं आया। यहां बात दो तरह से सोचने की जरूरत है, एक सैद्धांतिक के स्तर पर और एक व्यवहार के स्तर, एक आइडियोलॉजिकली और एक प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली तो फैसला आपने कर लिया, लेकिन क्या यह फैसला हमेशा काम आएगा? क्या यह फैसला हमेशा काम आएगा? नागपुर में भी कई लोगों ने लगभग फतवे निकाले थे कि इनको वोट दे दो। क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर ऐसे कुछ वाकयात होते हैं तो जिनको वोट दिए उनकी कॉलर पकड़कर कहे कि आपको हमने वोट दिया है, तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है? क्या उनको वो हक नहीं है? क्या उनका वो कर्तव्य नहीं बनता? मुस्लिम समाज आज पॉलिटिकल लीडरलेस है। खुलकर कह रहा हूं, इधर उधर घुमा के नहीं, सीधा। दलित समाज क्या है? दोनों एक नैया में सवार है ना, वो भी लीडरलेस है। और आदिवासी, वो बेचारा जंगल में है, किसको पता भी नहीं है या नहीं है। वो भी कभी कभार दिखते हैं, कभी कभी दिखते हैं। अब मुझे बताओ कि 2024 वर्डिक्ट से लोकतंत्र मजबूत हुआ है, ये मैं कहूंगा ना किसी भी मंच से तो हर कोई ताली बजाएगा। मेरा सवाल है, लोकतंत्र कौन से लोगों का है?
15-16% मुसलमान छोड़कर, 15-16% शेड्यूल कास्ट छोड़कर, 9% ट्राइबल छोड़कर और 52 छोड़िए, लेकिन 25% तो ओबीसी मिलेगा जो बहुत निचला तबका है। इन सबको छोड़कर और कौन सा लोकतंत्र होता है और किसका लोकतंत्र होता है? बाबा साहब ने जो कहा था ना गांधी जी को, आई हैव नो मदरलैंड, ये आपको यहां समझ में आएगा। लैंड तो बहुत बड़ी है, मेरे नाम की कितनी है वो बता दो ना। (1946 के पहले, 50 के पहले, खास करके 46 लास्ट प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन, मुस्लिम लीग ने सारी सीटें जीती थी। क्यों जीती थी? क्यों जीती थी और कैसे? तब मुस्लिम को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, 50 में खत्म हो गया। शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुस्लिमों का खत्म होने की प्रक्रिया 1950 बाद हुई। अब कितने लेवल पे आया? 24 तक इन्होंने कह दिया, 24 तक पहुंचे। 24 में ओबीसी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, या एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, तीनों राज्यों से। अभी महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए, उसमें से एक रिटायरिंग मेंबर था मुस्लिम समाज का, आप जानते हैं उनको, वलाद भाई। मैं मिर्जा साहब उनको कई बार मिल चुका हूं। अब आपको सच्चाई मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं, कुछ मुस्लिम लोग के नेता जो कांग्रेस राष्ट्रवादी में है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया बाकायदा कि लोकसभा में आपने हमें एक भी सीट नहीं दी, कोई बात नहीं, अन्याय तो हुआ लेकिन चलो हो गया हो गया, अभी 9 है, इसमें तो दे दो। क्या हुआ? एक विदर्भ का किसान लीडर है जो उद्धव ठाकरे के साथ काम करता है, कल परसों में एक डिबेट में थे वो, हम साथ में, मैंने उनको कहा कि आप क्यों नहीं गए विधान परिषद में? तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या करें, उद्धव ठाकरे का भी पीए गया, फिर वो किचन में खाना बनाने वाला है वो जाएगा, फिर ड्राइवर जाएगा, फिर सिक्योरिटी गार्ड में बैठे वो लोग जाएंगे, और या ऐसे 10, 12, 15, 20 जाने के बाद कभी कभार हमारा नंबर आएगा। एक एमएलसी नहीं दे सकते। आठ आदमी यहां से उधर हो गए, क्रॉस वोटिंग में चले गए। चर्चा तो नागपुर की भी है, उसमें क्रॉस वोटिंग में नागपुर की भी चर्चा है, सिर्फ अमरावती की नहीं है। 8 क्रॉस वोटिंग हो गए, तो हम देंगे चुनको इनको और ये देंगे चुनको उनको, मेरे वोट से ये जीतेंगे और ये उनको जिताएंगे जिनको मैं हराना चाहता हूं। तो भाई ये कौन सी रणनीति है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? और ये सिर्फ विधान परिषद के चुनाव के लिए नहीं है, पॉलिसी को लेकर भी बात देखिए। पॉलिसी को लेकर जब इनकी पॉलिसी देखते हैं तो क्या फर्क है? कल मान लो पूरी कांग्रेस पार्टी की अकेले की सरकार भी अगर दिल्ली में बैठी, क्या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर को पीछे मोड़ देगी? क्या किसानों की आत्महत्या एकाएक एक दिन पे बंद कर पाएगी?
नीतियां तो दोनों मिलके ही चलाते हैं, चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो। तो फिर हम जो चुनते हैं इससे ये ठीक है, इसके बजाय दोनों को हटाकर हम वहां जाकर बैठने की क्यों नहीं सोचते? अब ठीक है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के कारण 47 ट्राइबल एमपी है, 84 शेड्यूल कास्ट के एमपी है, दोनों मिलके 131 है। क्या 131? गढ़चिरौली की बात हुई, वहां नया नया डॉक्टर अपना ट्राइबल ही है। क्या हिम्मत है? हिम्मत उसकी नहीं है, हिम्मत उसमें जरूर होगी जिस पार्टी में वो है, उस पार्टी में वो हिम्मत नहीं है। इक्का दुक्का हमारा आदिवासी, दलित, मुसलमान किसी और एक पार्टी से चुन के जाए, इससे भला नहीं होता है, क्योंकि वो बेचारा अपने पार्टी का पॉलिटिकल स्लेव होता है, गुलाम होता है। और इतनी बड़ी कितनी भी वारदातें होने दो, वो आवाज नहीं खोल सकता। बाबा साहब ने कहा था, ऐसे प्रतिनिधि होने की बजाय नहीं होना अच्छा है, नहीं होना अच्छा है। 5 साल हो गए पोहरे जी, महाराष्ट्र में कितने कारपोरेशन है, कितने लोकल बॉडी है, सिर्फ ओबीसी आरक्षण के कारण रुके हैं। क्या महाराष्ट्र में बैठे हुए लोग या विपक्ष में बैठे हुए लोग इसके लिए कोई पहल कर रहे हैं कि मामला आगे बढ़ाओ, सुलझाओ और लोकल बॉडी के चुनाव जल्दी से जल्दी करके ओबीसी को अपनी हिस्सेदारी दिलवा दो? ओबीसी की जनगणना को खुलकर विरोध किया था कांग्रेस ने भी, पहले ध्यान रखिए। कभी भी किसी में प्यार में बहकर मुद्दों को नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों की गलती क्या होती है, हम जल्दी किसी के प्यार में आ जाते हैं, बहुत जल्दी तालियां बजाते हैं। बाबा साहब का नाम लिया, जोर से तालियां बजाओ। प्रजातंत्र में तालियां बजाने वाले लोगों को कौन पूछता है? कौन पूछता है? सवाल यह है कि क्या हम हमेशा तालियां बजाने वाले रहे कि ठीक है भाई, आज मैं तालियां बजाने वाला हूं, कल तुम भी तो बनो मेरे लिए तालियां बजाने वाले? क्या यह सोच नहीं होनी चाहिए? क्या यह समझ नहीं होनी चाहिए? और यह सोच और समझ नहीं होने के कारण ही पीटे जा रहे हो। कोई 50 साल से, कोई 55 साल से, कोई 500 साल से, कोई 5000 साल से। हम चिल्लाए, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, चिल्लाए ना, रोए, बहुत दुख हुआ। हुक्मरान कौन थे? एक दिन में उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर गिराया होता, सिंपल है, हम दोनों कानून के लोग हैं, आप में भी सिर्फ कई लोग हैं यहां, कि बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद 4 राज्यों की सरकारें आप गिरा सकते हो, गिराने के पहले एक सरकार क्यों नहीं गिरा सकते थे? लेकिन मिर्जा जी ने उसका जवाब दिया, किसी की अंदर की खाक की चड्डी दिखती है, किसी की नहीं दिखती है। जो दिखती है हम उसको समझते हैं कि यह दुश्मन है, और जिसकी नहीं दिखती है उसके बारे में हम भूल कर लेते हैं कि हमारा दोस्त है। और एक वक्त की भूल, लम्हों की भूल, सदियों की सजा। अब ये जब तक गलतियां हम करते रहेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। आदिवासी के कितने मुद्दे हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया, एक आदिवासी एमपी नहीं आवाज उठाता, एक 47 है। एक भी बोलता नहीं।
अब ये लोग होने से फायदा क्या? होने से क्या होता है? पेन किलर होता है, पेन किलर से तकलीफ कम होती है, आदमी भूल जाता है दुख है या नहीं है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये पेन किलर के शिकार है। जो बाबा साहब कहते थे, चाहते थे ये 10 साल के लिए हटता ना तो पता चलता कि मेरा कोई नहीं है। अब क्या होता है? जाने दो, गधा है ना, गधा है ना, पागल है ना, दिल्ली में बैठा है ना, कुछ नहीं करता है ना, घूमता तो है ना, रहने दो। इस तरह की सोच कभी भी सत्ता में लोगों को नहीं लेके जाती, सत्ता के पास आने की हिम्मत भी नहीं जुटा देती, यह सोच भी नहीं कर देते। अब आप ये भी सोचिए कि ठीक है, महाराष्ट्र में 48 में एक भी मुस्लिम नहीं मिला, 48 में। कई लोगों ने उस वक्त भी कहा था, दिल्ली के नसीम खान तो बहुत भड़के थे, वो भी एक बड़े नेता है वहां के, कि जब उनको उत्तर पश्चिम की सीट नहीं मिली तो और ज्यादा भड़के, फिर समझाने को मनाना पड़ा। लेकिन महाराष्ट्र छोड़कर 27 राज्य बड़े हैं देश के, 27 राज्यों में से 24 आते हैं। इसका मतलब 3 राज्य में और आपका एक भी बंदा नहीं, और 24 राज्यों में एक एक पकड़िए तो 4 राज्य भारत के ऐसे मिलते हैं आपको कि वहां एक भी आपका बंदा नहीं है, लायक नहीं है, हमारे हिसाब से लायक नहीं है। कुछ कहेंगे नहीं नहीं हमारी रणनीति है, रणनीति है तो बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के झगड़ों के कारण 4 जगह पर बीजेपी विजयी, उसका क्या? उसका क्या? हमारे दिमाग में यह डाला जाता है कि माने साहब आप खड़े रहोगे, मायाबाई खड़े रहेगी, परवेज खड़ा रहेगा, अरे तुम तो वोट कटुआ भूमिका करोगे, फायदा उनको होगा। अब मेरा सीधा सवाल है, बंगाल में 4 जगह पे 4 एमपी की सीटें बीजेपी को ऐसी मिली जहां वोट तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पे बढ़ गया, बीजेपी जीत गई। वहां कोई नहीं कहता कि एक को हटना चाहिए, और वह हटता भी नहीं, लेकिन हमें जरूर हटाया जाता है। तुम हटो भाई, अंबेडकरवादी तुम हटो, ट्राइबल तुम हटो, मुसलमान तुम हटो, अरे तुम आओगे तो 1500 वोट इधर उधर होंगे तो वो जीतेगा। सांगली में महाराष्ट्र में सीट तो दी थी ना उद्धव ठाकरे को, क्या हुआ? क्या हुआ? महाविकास आघाड़ी में थे ना, अभी जो हार गए वो भाई जयंत पाटिल, वो भी महाविकास आघाड़ी में थे, क्या हुआ? उनको वोट मिला। अब उनको वोट नहीं मिला, वो भी ओबीसी है, कुणबी है, उनको नहीं वोट मिला, गिराया गया। पिछली बार हंडोरे को गिराया गया, तब भी कांग्रेस ने एक्शन नहीं की, किसी के ऊपर नहीं की। और पोरे जी उस वक्त हंडोरे के बारे में जब उसको कैंडिडेट बनाया तो मैंने फोन करके उसको कहा था हंडोरे को कि तुम हार जाओगे चुनाव के पहले, परवेज भाई। तो उसने कहा सर ऐसा तो नहीं होगा, सेंटर वालों ने बताया है, आदेश निकाला है, सबको कहा है कि किसी भी हालत में ये दलित बंदा चुन के आना चाहिए। और मैंने उसको एक लफ्ज में कहा था कि कांग्रेस के अंदर की मराठा पॉलिटिक्स तुमको हरवाएगी, और दूसरा बंदा जीत गया, ये हार गया। अभी भी महाविकास आघाड़ी के एक कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट को हरवाया, या कोई बीजेपी का कैंडिडेट उनको हरवाने में थोड़ा आगे है। आखिरी मुकाबला हुआ तो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट में, उसमें उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट जीता, महाविकास का दूसरा कैंडिडेट हार गया, वो भी पिछड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है
कि वो हारे या जीते, वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ते और हम अपनी स्पेस खुलकर छोड़ते। ले लो भैया, तुमको जितना चाहे ले ले। अभी हर कोई दल 100-200 की बात कर रहा है, कोई 100 के नीचे नहीं कर रहा है आने वाले असेंबली के लिए। हर कोई 100 के नीचे बात नहीं कर रहा है, चाहे महाविकास आघाड़ी का हो चाहे महायुति का हो, 100 के नीचे कोई नहीं बात कर रहा है, क्योंकि वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते। और हम लोग फिर कहेंगे इनको दूर रखने के लिए, ठीक है भैया, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो हम है वोटर। लोकतंत्र में हमारा स्टेटस है सिर्फ और सिर्फ वोटर का, मतदाता का। हम सिर्फ वोटर हैं, तुम सिर्फ रूलर हो। तुम रूलर हो, मैं वोटर। किसी ने कहा है ना कि किसी के मुकद्दर में घर से निकलते ही मंजिल होती है, घर से निकलते ही मंजिल। और कुछ लोगों को जिंदगी भर सफर ही करना पड़ता है, सिर्फ सफर। तो ये लोग कहेंगे कि हम रूलर रहेंगे, तुम सफर करो। तो ये लोकतंत्र कौन सा है भाई? क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा है? ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि जब तक सभी को उसमें हक अधिकार नहीं है, तब तक वो एक कंप्लीट लोकतंत्र नहीं है। और यही सवाल है SC, ST, मुस्लिम और अभी फार्मर जैसे बड़े तबके को छोड़कर तुम इसको लोकतंत्र कैसे कहोगे भाई? ये लोकतंत्र की सरकार कैसे कहोगी? इनके बिना लोकतंत्र अधूरा है, लोकतंत्र पूरा नहीं है। और लोकतंत्र का मतलब यह भी नहीं है कि चंद लोगों में लोकतंत्र की मतलब लोकतंत्र में पावर की प्रॉपर्टी है। यह कंसेप्ट तो दुनिया में कोई नहीं मानेगा ना। यही तो बात थी जब आजादी के जंग में परवेज भाई कांग्रेस वाले कह रहे थे अंग्रेजों तुम चले जाओ, कि एक देश को दूसरे देश के ऊपर हुकूमत करने का अधिकार नहीं है। और उसके लिए जॉन स्टुअर्ट मिल नाम का एक बहुत बड़ा फिलॉसफर हुआ, उसकी वो दुहाई देते थे कि जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे तत्ववेताओं ने भी कहा कि एक देश को दूसरे देश के ऊपर राज करने का अधिकार नहीं होता है। बाबा साहब ने इसको ही जोड़कर कहा कि जैसे एक देश को दूसरे देश के ऊपर राज करने का अधिकार नहीं होता, वैसे एक तबके को भी बाकी तबकों के ऊपर राज करने का अधिकार नहीं होता। यह है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, यह है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। सवाल यह है कि जिनका हम साथ देते हैं, क्या वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के ऊपर भरोसा करते हैं? समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में 2 MLA हैं, उत्तर प्रदेश में गठबंधन था और इंडिया गठबंधन पहले के होने के पहले मध्य प्रदेश का चुनाव था और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के यूनिट ने कुछ जगह मांगी और फिर बातें मशहूर है, फेमस है। कौन? कमलनाथ। क्या कहे कमलनाथ? अरे छोड़ो वो अखिलेश विकलेश, एक सीट नहीं दी मध्य प्रदेश में, एक सीट नहीं दी। जब उनको जरूरत है तो हमें कंधे पे बिठा लेंगे और जब जरूरत खत्म होगी तो पैरों तले रोक दोगे। जरूरत खत्म हो गई तो पैरों तले, जरूरत है तो कंधे पे। यही तो मनुवाद है, यही तो ब्राह्मणवाद है।
यही तो अपॉर्चुनिटीज्म है। और इसलिए क्यों ना हम हमारी औकात हमेशा के लिए बनाए रखें, ताकि वो हमेशा हमें वो लोग अपने कंधे पे ले ले। क्यों ना अपनी औकात बनाए। ठीक है, हमने साथ दिया, लेकिन मेरे ये मसले हैं 10। इसके लिए एक्चुअली मिर्जा भाई का हमने शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने बेबाक से इस बातें मुझे लगता है शरद पवार के सामने भी रखी थी, शरद पवार के सामने। चलो एक मुस्लिम में कोई तो है भाई, दलित में कौन है? प्रकाश अंबेडकर है क्या? रामदास है? कौन है? कौन? और इनको ही हम हवा भरते रहेंगे। दबी हुई कारतूस कितनी बार चलाओगे? दबी हुई कारतूस नहीं चलती, राजनीति में तो कतई नहीं चलती। तुम कितनी बार चलाओगे? और जो कौम अपना नेता पैदा नहीं करती है ना, वो अपना खात्मा करने का इंतजाम करती है। चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसान तबका हो, कोई भी हो। और अपनी इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम इसका ध्यान रखती है कि हमारे में सही नेता कभी भी पैदा ना हो। नालायक पैदा होना चाहिए, तलवे चाटने वाला पैदा होना चाहिए, चापलूसी करने वाला पैदा होना चाहिए, उनके गुलामगिरी का बोझ अपने बाप के, अपने समेत बच्चों के सहित परिवार के समक्ष कंधे पे ढोने वाला चाहिए। ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम हज कमेटी का अध्यक्ष बना देंगे। आप खुश? आपको अन्ना भाव साठे महामंडल देंगे। किसी को बारटी चाहिए, किसी को आरटी चाहिए, ले लो। आपको ये देंगे, आप उसी में खुश होते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें बताई 3-3.5 करोड़ की, उसके पास तो जाने का कभी सपना भी नहीं देखते आप। सपने से भी हम इतने नीचे हैं, इतने पीछे हैं। इसीलिए जो हुआ वो हुआ। अब विधानसभा सर पे है ना, फिर एक बार मौका। राजनीति में होशियार होना बहुत जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है, लेकिन ईमानदारी के साथ होशियार होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ईमानदार है तो मार खाओगे। ऑनेस्टी विथ क्लेवरनेस, ये दोनों चाहिए। सिर्फ ऑनेस्टी से काम नहीं चलेगा। नहीं तो हमारे आदिवासी सारे ऑनेस्ट हैं, बेचारे चुपचाप जाके ठप्पा मार के आते हैं या बटन दबा के आते हैं। कौन पूछता है बाद में? ऑनेस्टी जरूरत है, लेकिन उसके साथ क्लेवर भी होना जरूरी है। अभी कम से कम एक एजेंडा तो सेट होना चाहिए महाराष्ट्र में। मैं प्रैक्टिकल रूप से बता रहा हूं परवेज भाई, मैं 2019 में महाविकास आघाड़ी में था, चुनाव लड़ा, आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। और चुनाव के बाद सरकार का गठन होने के बाद पवार जी के साथ, शरद पवार जी के साथ मैं 10 मुद्दे लेकर 2 बार बैठा, इंडिविजुअल बैठा हूं। तीसरी बार बैठने का मेरा मन कभी नहीं हुआ। आप लोगों का भी शायद अनुभव ऐसा ही लगभग होगा। जो दूर है, जो अनुभवहीन है, उनको तो दूर से भी पहाड़ खूबसूरत लगेगा, लेकिन आप जहां नजदीक जाओगे ना, तो वो पहाड़ कितने खोखले हैं ये तब पता चलेगा जब उनके नजदीक के पास जाओगे। जो नजदीकी नहीं है उसका कोई सवाल नहीं, उसको तो अलग ही लगेगा। और इसीलिए अभी भी महाराष्ट्र में काफी पॉलिटिकल स्पेस खाली पड़ी है, खाली पड़ी है। अभी भी देश में भी खाली पड़ी है, उत्तर प्रदेश में खाली पड़ी है, बिहार में खाली पड़ी है, कई राज्यों में खाली पड़ी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे स्टेट की ही बात है, लेकिन जहां चुनाव है, मान लो अभी महाराष्ट्र का चुनाव सर पे है,
तो यहां भी एक कोई बड़ी स्पेस खाली है। कभी न कभी किसी को एहसास कराना पड़ता है कि भैया मैं भी कुछ हूं, और ये एहसास कराने का मौका है। ठीक है, अभी संविधान खतरे में नहीं है विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में कोई संविधान का मामला नहीं है। अभी लोकतंत्र का मामला कोई चुनाव में विधानसभा के नहीं है। अब तो बात कर लेते, क्यों ना बात करें। लेकिन देखो अभी भी वर्तमान पत्रों से जो खबरें हैं वो तीनों पार्टियां ही एक दूसरे से बात कर रही है, चौथे को बिल्कुल नहीं, चौथे को बिल्कुल नहीं, किसी को भी। चाहे 2 एमएलए वाले एसपी हो, 3 एमएलए वाला भाई ठाकुर हो, किसी को नहीं बुलाता, क्योंकि वो अपनी जागीर तुम्हारे नाम पे करना नहीं चाहते। असल ये है, वो पॉलिटिकल पावर का महत्व जानते हैं, वो पॉलिटिकल स्पेस की जगह जानते हैं, वो पीढ़ी से पीढ़ी जानते हैं, इसलिए छोड़ना नहीं चाहते। वो कुछ भी हो, हमें कहेंगे ठीक है भैया तेरे लिए 1 सीट ले ले, जैसे मुझे लास्ट टाइम वर्ली की 1 सीट दे दी। 1 सीट क्यों मिली परवेज भाई? इनके पास कैंडिडेट नहीं था, किसी के पास, कांग्रेस के पास भी नहीं था, एनसीपी के पास भी नहीं था। ऐसी जगह देंगे आपको जहां से आप बिल्कुल चुन के नहीं आ सके। ये खेल अगर उनके हैं तो हमें भी थोड़ा अकल का इस्तेमाल करके, अरे हम भी आदमी है ना, तो आदमी होने का सबूत कभी कभी तो सोचकर देना पड़ेगा ना। आदमी होने का भी सबूत देना चाहिए। तो आदमी होने का सबूत देते वक्त हमने भी कहना चाहिए कि भाई कल के वक्त में हम आपके साथ जरूर थे, अब आपको हमारे साथ होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो आप कोई लोकतंत्र खतरे की घंटी नहीं है, संविधान के खतरे की कोई घंटी नहीं है। अब विधानसभा में हुकूमत कौन करेगा ये तय करने के लिए चुनाव है, और इसमें तुम अगर मेरे लिए कुछ भी जगह नहीं छोड़ सकते तो मुझे अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, ये साफ तौर पे कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, इतने वोकल होना पड़ेगा। नहीं तो हम अभी भी मानकर चले कि नहीं किसानों की समस्या यही हल करेंगे। अब जैसे हमारे ओरे जी वो बेबाक होकर बोलते हैं क्यों न जाए किसानों की बात करने के लिए असेंबली में, जाने दो ना। मुझे बोल रहे थे वो चुनाव के पहले मैं अकोला से लड़ने वाला हूं, क्या हो गया मालूम नहीं। हाँ, नागपुर में लोग बहुत सोच समझकर चुनाव लड़ते हैं, इनटू इन्वर्टेड कॉमा। अरे अपक्ष क्यों, पार्टियां मरी है कि हमारे पास बहुत सारी पार्टियां है। अकोट, अकोट जिले का, चलो वेरी गुड, अकोट से लड़ो। हम लोगों के सारे लोगों से जो मदद चाहिए तो बोलो। आपके हाथ में तो अखबार है, आपकी ताकत अखबार के हमारे पीछे खड़े करो, हमारी ताकत आपके पीछे खड़े करते। वेरी गुड, एक्सेलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे लोग आने चाहिए आगे। एनिमल फार्म नाम की एक नोवेल है, अंग्रेजी में है, वो पढ़ी होगी आप लोगों ने बहुत से। उसमें क्या होता है कि अच्छे लोग बस चर्चा ही करते हैं, यार अपने हालात खराब है, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, सारी जिंदगी भर चर्चा करते रहते हैं। आखिरी बार वो उसमें से कुछ अच्छे लोग फिर आगे आते और वो कहते यार हमने ऐसा करना चाहिए, ये जो चल रहा है इनको इनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, हमने अपना अलग कोई राज्य बनाना चाहिए, हम अपना अलग कोई एरिया पैदा करें। तो वो विड्रॉ होते हैं। विड्रॉ होते हैं ना तो जो दूसरा सिस्टम चलता है वो चलने नहीं लगता, बंद होता है। तो जब बंद होता है तो उन सिस्टम वालों को इन लोगों की याद आती है, वही तरकीब हमें करनी पड़ेगी, हमारे बिना इनका सिस्टम नहीं चलना चाहिए, हमारे बिना सिस्टम नहीं चलना चाहिए। कितने नकली लोगों को लेकर घूमेंगे, कितने नकली मौलाना को लेकर घूमेंगे,
कितने नकली दलित नेताओं को घूम के रामदास को कोई देख के वोट देता है क्या? देता है क्या? आपने दिए क्या? होंगे कुछ लोग भी होंगे यार, कुछ लोग होंगे, क्योंकि उत्तर नागपुर में 90,000 बीजेपी को वोट पड़े हैं। 90,000 पड़े, 90,000 कोई कम नहीं है। 1,22,000 कांग्रेस को पड़े हैं, लेकिन 90,000 नॉर्थ नागपुर में बीजेपी को पड़े हैं। तो उसमें तो कुछ होंगे ना छोटे मोटे। तो गद्दार हर कम्युनिटी में होता है, हर कौम में होता है, और गद्दारों की परंपरा आज की नहीं है, वो हमेशा पैदा होते रहेंगे। और कोई नहीं है तो वो लोग आके हमारे में से किसी को बनाएंगे। वो तो हमारा खानदानी, ये क्या बोलते हैं, इंटरनल मामला है, लेकिन होता है, ये होंगे। इसके बावजूद आने वाले विधानसभा के लिए हम कोई नीति बनाकर चले, जिसका जिक्र परवेज भाई और सभी साथी कर रहे हैं, सत्तार भाई वगैरह सभी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आज की चर्चा सिर्फ यहाँ न सीमित होकर महाराष्ट्र के कोने कोने की आवाज बने, ताकि प्रजातंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाने की प्रक्रिया गतिमान होना चाहिए, तेज होनी चाहिए, तब हमारी आवाज सुनी जाए। भगत सिंह ने जो बम फोड़ा असेंबली के अंदर, तो पत्रकारों ने वही पूछा ना कि तुमने बम क्यों फोड़ा भाई? तो क्या करे यार, कोई सुनता नहीं हमारी, तो क्या करे? अभी हमारे हाथ में वो भगत सिंह का बम लेने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हमारे हाथ में बहुत सारे बम है, उसका तो इस्तेमाल होना चाहिए ना। नहीं तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोकतंत्र की मजा लुटे और हम अपने आप को लुटे लुटाए, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कोई लोकतंत्र की परिपूर्ण भाषा नहीं है। और इसीलिए जिस तरह से आज हमने प्राइमरी लेवल पर एक इनिशिएट हुआ, एक इनिशिएट तो होना पड़ता है, किसी न किसी को तो इनिशिएट करना पड़ता है। कहते हैं ना कि एक पीढ़ी भी नहीं सफल होगी तो आने वाली पीढ़ी कम से कम याद तो करेगी कि हमारे बाप दादाओं ने ये काम किया था। उत्तर प्रदेश की धरती पे दलित मुसलमान का कारवा पहली बार चलाने वाले डॉक्टर फरीदी थे, आपने नाम सुना होगा। फरीदी ने मिलकर बीपी मौर्य के साथ मिलकर एक दलित मुस्लिम का फॉर्मूला उस समय भी डेवलप किया था। जिनको पता है वो उनको आज भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, कारवा चलाया था। आज वही जरूरत है, उसी तरह का एक नया कारवा मिलकर चले। राजनीतिक पार्टियां अपने जगह होने के बावजूद भी ब्राह्मणवादी लोग आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग हमेशा करते हैं। मराठा उदाहरण है, क्या मराठा लोगों के लिए संविधान खतरे में नहीं था? था क्या नहीं था? था क्या नहीं था? कोई नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। मराठा लोगों के लिए जो आंदोलन वाले हैं, नहीं आपके नहीं, आंदोलन वाले, उनके लिए एक ही मुद्दा था, हमारा मुद्दा आरक्षण है। उसके लिए कौन है? उसको वोट दे दे, उसको जिताए। जीतने वाले उनके पैर पड़ने के लिए गए कि नहीं? गए ना। मराठा महाराष्ट्र का पॉलिटिकली मैच्योर है। वो ये नहीं देखता कि मेरा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का है कि मानेसर के पार्टी का है। वो अपने उम्मीदवारों को जिताते हैं। और हम लोग कौन है? ये अंसारी, अरे यार ये क्या करेगा, वोट कटवा है। ये कौन है? मेश्राम, पक्का गिरा दो। अब कुत्तों के भीड़ में रहकर शेरों से कैसे जंग होगी, ये भी कभी कभी सवाल आता है। कैसे जंग लड़े? लेकिन मराठा लोगों से सीखे। उन्होंने पार्टियां कहीं भी हो, कैंडिडेट बीड़ का है, कैंडिडेट औरंगाबाद का है, कोई नहीं देखा, उसका दल नहीं देखा, उसकी जात देखी, बिरादरी देखी। अब वो मराठा जात है नहीं, एक सोशियोलॉजी का मामला है, लेकिन बिरादरी देखी, कौम देखी, कौम के खातिर। मुस्लिम समाज के बंदे बहुत तो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में कहा जाता है ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन मराठाओं ने अपने उम्मीदवारों को जिताया,
अब उनके लिए संविधान लोकतंत्र कोई मुद्दा नहीं है। आप संविधान लोकतंत्र करते चिल्लाते रहो और आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो। किसके हाथ में जाएगा लोकतंत्र? किसके हाथ में जाएगा संविधान? ये बाबा साहब के बंदे संविधान संविधान करके चिल्लाते। आखिरी मुद्दा कह के रुक रहा हूं कि क्या सचमुच हम जिनके ऊपर भरोसा रखते हैं, क्या वो संविधान बचा पाएंगे? ये आखिरी सवाल है मेरा। क्या संविधान बचाने की क्षमता है उनमें? और उसका जवाब सीधा सीधा ना है। समय के अभाव के कारण मैं उसके उदाहरण नहीं देना चाहता, क्योंकि वो भी जब हुक्मरान थे तब भी एक इतिहास है ना, उसको कैसे आसानी से भूल सकता हूं मैंने बाबरी मस्जिद को इसलिए याद दिलवाया। मैं भी अपने इतिहास को कैसे भूल सकता हूं? मैं भी महाराष्ट्र में हूं। कल परसों आपने भी मेरे साथ क्या किया? मुझे कई लोग परवेज भाई कहते हैं कि आपको तो उद्धव ठाकरे के साथ कम से कम जाना चाहिए, बैठना चाहिए, चाय पीना चाहिए। और मेरे जैसा आदमी खुलकर कहता है कि जिन्होंने मराठवाड़ा में दलितों के घर दिन दहाड़े जलाए, उनके साथ मैं नहीं बैठ सकता। अब इस समय तो कुछ मुसलमानों भी उद्धव ठाकरे को वोट दिए। मुंबई दंगल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? और एक बेहतरीन उदाहरण ये जो धुलिया सीट कांग्रेस जो जीती, वो सिर्फ और सिर्फ मालेगांव के मुसलमानों के कारण। मालेगांव विधानसभा जो धुलिया के अंदर आती है, शोभा बच्चाओ जीती है, वहां कांग्रेस के कैंडिडेट को बच्चाओं को 1,03,000 वोट पड़े विधानसभा मालेगांव। और बीजेपी को कैंडिडेट को कितने पड़े? 3,500 खाली, सिर्फ 3,500। बाकी 5 असेंबली में बीजेपी लीड पे थी। वो सारा लीड एक मालेगांव विधानसभा ने खत्म करके कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया। क्या कांग्रेस को इसके लिए क्या हमारा कर्ज अदा नहीं करना चाहिए? उत्तर नागपुर 1,22,000, 22,500, क्या कर्जा नहीं देना चाहिए? ठीक है, हमारे भी कुछ नालायक नेता है, महाराष्ट्र में है, कोई यूपी में है, नाम लेना जरूरी है? सिर्फ नालायक कहने के बाद जैसे याद आता है बस बहुत हो गया। पहले जैसे कहते चौकीदार कहते तो याद आता था, तो इसके आगे नालायक कहेगा तो याद आना चाहिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो भी जिम्मेदार है, वो भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करने में फेल है, वो भी फेल है। लेकिन उनकी गलती की सजा किसको है? उनके परिवार को है क्या? उनके प्रॉपर्टी में कोई कम हुई क्या? उनकी प्रतिष्ठा में कोई कम आई क्या? नुकसान तो आम लोगों का होता है। और यहां सैद्धांतिक बात यह है कि क्या बाबा साहब ने हमें दूसरों के भरोसे राजनीति करने को कहा? बाबा साहब ने हमेशा, सिर्फ बाबा साहब नहीं, बाबा साहब हो, शाहू महाराज हो, महात्मा फुले हो, इन्होंने इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करने की हमेशा वकालत की है। कांग्रेस पैदा हुई, महात्मा फुले जिंदा थे, 1885, मरे 1889। फुले जिंदा थे, कह दिया ये शेठ जी भट्ट जी लाट जी की कांग्रेस है, मेरा आदमी इसमें कभी नहीं जाएगा। ठीक है, कांग्रेस बदल गई। शाहू महाराज ने खुलकर कभी भी कांग्रेस की वकालत नहीं की, कभी भी नहीं की। बाबा साहब को आगे बढ़ाया। बाबा साहब ने भी कभी कांग्रेस की वकालत नहीं की। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की वकालत की। अगर ये आज हम भूल गए हैं तो याद दिलाना पड़ेगा। आज ये शुरुआत है, बात आगे बढ़ेगी, देखते हैं कितनी आगे बढ़ती है। आप सभी का शुक्रिया।